जय हिंद। देखिए, कृषि कानून को जो वापस लिया गया है, इसको समझते हैं कैसे किसी कानून को लाया जाता है या फिर वापस कैसे लिया जाता है। संसद की जो संप्रभुता होती है, कितने अंग होते हैं इसके, और क्यों कैसे कैसे संसद के सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, ये जो शीतकालीन सत्र जो है, इसको समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 79 जो है हमारे संविधान का, वो संसद की चर्चा करता है। संसद जो है वो ओल्ड फ्रेंच भाषा का शब्द है, जबकि संसद की जननी हम ब्रिटेन को कहते हैं। संसद जो है हमारी देश की संप्रभुता संसद के हाथ में। सोवर्निटी मतलब होता है जिसके ऊपर दूसरे किसी का दबाव काम ना करे, वो अपनी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, उसे हम संप्रभु कहते हैं। जैसे कोई स्टेट अपने आप में सोवर्निटी नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर होता है। बट भारत सरकार की संप्रभुता संसद में, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। संसद के 3 अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति हो गया, यहाँ पे संसद का ये अंग होता है, ये राष्ट्रपति। एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो लोकसभा जो होता है उसका कलर आप देखेंगे तो कालीन ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का, ये मतलब एक जनरली टीवी में दिखाया गया, तो आप समझिएगा अंतर क्या है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तब जाके संसद बनता है। तो संप्रभुता कई लड़के कहते हैं सर राष्ट्रपति के पास होती है। अरे भैया, राष्ट्रपति खुद ही संसद का अंग है, अलग थोड़ी है, क्योंकि संसद में कोई भी चीज कब पारित होता है, लोकसभा, राज्यसभा, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे। तो तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं और भारत की संप्रभुता यानी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग पावर संसद के पास ही है। अब संसद में समझिए क्या होता है, संसद में कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के पास साइन होता है। लेकिन जो भी लोग चुन के जाते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं यानी जो सांसद होते हैं, वो हमेशा यहाँ नहीं बैठते हैं। साल में इसकी 3 बार बैठक बुलाई जाती है। बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जिसे संसद का आहूत कहते हैं, और खत्म करके जब वापस भेजते हैं तो उसे संसद का सत्रावसान कहते हैं। तो ये 3 बार ऐसे बैठकों को बुलाया जाता है। सबसे पहला जो हो जाता है बजट सत्र, यानी बजट सेशन जो होता है वो फरवरी से मई तक होता है। ये बहुत बड़ा होता है, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। इसमें बजट होता है, रेल बजट, आम बजट, तब तो मैच मर्ज कर दिया गया, तो सबसे बड़ा यही सत्र होता है। इसके बाद छुट्टी होती है, 1 महीना तक किसी को नहीं आना होता है। मानसून सत्र जुलाई और अगस्त में चलता है। आप देखे होंगे 370 को हटाना हो गया, ये सब चीजें जो थी, ये मानसून सत्र में काफी ज्यादा डिसीजन लिए गए थे इसको। तो ये जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। ये भी थोड़ा सा मतलब 1-1.5 महीने का ये भी होता है। लास्ट जो सत्र होता है शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर, ये सबसे छोटा होता है, क्योंकि लास्ट नवंबर में शुरू होता है, एकदम नवंबर बिता के ही शुरू होता है। सबसे छोटा होता है शीतकालीन सत्र। अभी जो सत्र चालू होने जा रहा है वो शीतकालीन सत्र चालू हो रहा है। तो संसद के कुल 3 सत्र होते हैं। इसी में संसद कोई भी कानून बना सकती है। 370 हटाना था तो इसी से हटा, CA/NRC लाना था तो उसी से आया। कोई भी नियम कानून आपको लाना है तो संसद में रखिए। संसद मीन्स लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साइन करेंगे तो ये हो सकता है कोई भी काम। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी एक इमरजेंसी, संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उनको लगा कि भैया हमने तो संसद को केवल 3 सेशन ही दिए, अगर बीच में कोई बहुत इमरजेंसी आ गई और कानून बनाना पड़ गया, उस इमरजेंसी स्थिति में तब कानून कैसे बनेगा। लेट सपोज कि जैसे जून के महीने में कोई सत्र नहीं चलता है, अक्टूबर में देखेंगे कोई सत्र नहीं है, सितंबर में कोई सत्र इधर नहीं मिला है, तो जून के महीने में सपोज कीजिए कोई सत्र ही नहीं है और इमरजेंसी आ गया, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? तो क्या देश को टूटते हुए छोड़ देंगे? नहीं। संविधान निर्माता इसके लिए व्यवस्था करके गए थे ऑर्डिनेंस बिल का, अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। संविधान का आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि अगर संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है और कोई इमरजेंसी है तो आप कानून बना सकते हैं, और उसके बाद जब संसद का सत्र आ जाएगा तो संसद से कह दीजिएगा तुम लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दो, हमने तो इमरजेंसी में अपना काम कर दिया। तो इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना होता है आर्टिकल 123 के तहत। सबसे पहला कि संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और मामला इमरजेंसी का हो। ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल मामला को आप अध्यादेश के थ्रू ला सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बार क्या हुआ, किसान बिल जो था वो बहुत बड़ा कोई विधेयक नहीं था। ऐसा नहीं था कि देश को कोई इमरजेंसी आई थी अचानक, मतलब किसान आंदोलन लाना ही लाना है, मतलब किसान बिल को लाना ही है, ऐसा कोई जरूरत नहीं था। फिर भी 5 जून 2020 को यानी पिछले साल राष्ट्रपति ने अध्यादेश ला दिया। तो ये कुछ अजीब सा लगा कि कोरोना के बीच में अचानक क्यों ला रहा है। शुरुआत से हुआ। अब 25 सितंबर को जब संसद की बजट सत्र चालू हुआ, मानसून सत्र, क्योंकि इस बार जो पिछले साल जो सत्र हुआ था कोरोना को लेकर थोड़ा सा लेट हुआ था, तो जब मानसून सत्र चालू हुआ तो अध्यादेश को संसद पे रखना पड़ता है लोकसभा और राज्यसभा के पास कि देखिए भैया हमने तो इमरजेंसी में ला दिया। तो 25 सितंबर को संसद ने इसे पास कर दिया और 27 सितंबर को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया गया। अब ये हो गया परमानेंट कानून। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इमरजेंसी की जरूरत नहीं थी जो इसे अध्यादेश लाया गया, सरकार ने इसे पास करा लिया, वो एक अलग मैटर है, वापस भी ले रही है वो अलग मैटर। लेकिन ये एक इमरजेंसी नहीं था जो इसे मतलब जून में अध्यादेश के थ्रू लाया गया। अब इसका विरोध चालू हो गया, अलग अलग टाइप के किसान लोग, हर टाइप के, जिसमें राकेश टिकैत सबसे प्रमुख थे, उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। और विरोध देखते देखते मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 12 जनवरी 2021 को, यानी लगभग 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा लिया था कि भैया इस कानून को अभी आप लागू मत कीजिए,
पहले एक पैनल बनाइए जो किसानों को और सरकार के बीच की आपसी बातों को समझेगा कि क्या दोनों में सही है। देखिए इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी है कानून में, कुछ खराबियाँ भी हैं। तो ये ऐसा मामला चलते रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 1 महीना पहले यानी 22 अक्टूबर 2021 को कह दिया किसानों से कि आप प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन आप रोड जाम नहीं कर सकते, आपको रोड खाली करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने रोड खाली भी कराया था। मेनली किसान 3 जगह बैठे थे, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। वो जो यहाँ यही 3 बॉर्डर था इसमें, जो दिल्ली में ये लोग एक्वायर किए हुए थे। तो बाद में इन्हें खाली भी कराया गया। कई सारे आप देखे होंगे ट्रैक्टर रैली हुई थी, कई सारी इसमें घटनाएं भी दुखद हो गई, जैसे लाल किला वाली घटना थी। तो ये कई सारी चीजें चलते रहे थे। जैसे आप 26 जनवरी को देखे थे तो भारत का झंडा के पास ये धार्मिक झंडा, ये काफी चीजें थी। हालांकि मीडिया ने भी कई सारे, या सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे, किसानों के लिए भी अगर पिज्जा खा लिया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या खा लिया भाई, पिज्जा खाने के लिए होता है, उन लोगों ने खा लिया तो क्या दिक्कत था यहाँ पर। ऐसा थोड़ी है कि बस अमीर आदमी ही खा सकता है। अच्छी बात है किसान के पास भी हर चीज अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी में बैठ रहा है तो लोग कह रहे हैं देखो 4 व्हीलर से आया है, किसान कैसे हो सकता है। मतलब क्या चाहते हैं, किसान हमेशा भूखे नंगा रहे। तो कई सारे दोनों, हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं किया। 3 राउंड की कई राउंड की बैठक हुई थी हमारे नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो है कृषि मंत्री, इनके साथ। अब इसमें कई ऐसी घटनाएं, राकेश टिकैत जी तो उस दिन रो भी दिए थे जब 26 जनवरी का मैटर हुआ था, तो खैर वो घटनाएं अलग थी। तो फाइनली डिसीजन ले लिया गया कि इसे वापस लिया जाएगा। ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक ही था, अगर छोटे मोटे झड़पों की बात न करें तब यहाँ पे। तो अहिंसक आंदोलन ही आगे जाके सफल हो जाता है। आजादी की लड़ाई में देखेंगे तो अहिंसक आंदोलन थोड़ा लंबा समय तक सस्टेन रहा, वही हिंसक रहा तो उसका प्रभाव तो बहुत तगड़ा था, बट एक लंबे समय तक वो नहीं चल सका। तो ये आंदोलन पूर्णतः अहिंसक ही रहा। फिर भी 600 से ज्यादा किसान भाइयों की जान गई कई अलग अलग घटनाओं में, जो कि मतलब अच्छा बात नहीं है। अब सरकार ने घोषणा किया कि इसे वापस ले लिया जाएगा, रिपील किया जाएगा। तो कब किया जाएगा, तो शीतकालीन सत्र। इस साल जो शीतकालीन सत्र चालू हो रहा है वो 29 नवंबर को चालू हो रहा है और ये जाएगा 23 दिसंबर तक। अप्रॉक्स एक महीना का डेट है मान के चलिए। इसमें संसद में ये रिपील विधेयक जाएगा। संसद को जब वापस लिया जाता है, नहीं रिपील किया जाता है, तो सेम प्रोसेस है। लोकसभा में रखा जाएगा कि हम इस विधेयक को वापस लेना चाहते हैं, तो यहाँ बहुमत से पास होगा, हाँ भैया हम भी वापस, ठीक है आप वापस ले लीजिए। फिर राज्यसभा में जाएगा कि हम विधेयक वापस लेना चाहते हैं, तो इसे भी बहुमत से वापस लेना पड़ेगा। और राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए जाएगा, आप भी साइन कर दीजिए। जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो वापस हो जाएगा। मतलब जिस तरह से विधेयक को लाना होता है, सेम उसी तरह से विधेयक को वापस भी करना होता है। इवन नाम भी चेंज नहीं होता है। जो विधेयक लाने के टाइम पे था ना, वही नाम यहाँ भी रहेगा, बस लास्ट में रहेगा रिपील बिल, मतलब वापस लेने के लिए यहाँ पे। उसके बाद ये विधेयक मतलब वापस लिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि विधेयक को वापस ले लेने से कोई बहुत बड़ा चीज हो जाएगा भाई। तो किसानों की तो स्थिति वही है। ओवरऑल किसानों का मांग क्या था, देखिए ये विधेयक में क्या अच्छाई थी क्या खराबी, इसको हमने बहुत पहले ही, जब ये विधेयक आया था 1 साल 1.25 साल पहले ही हम ये वीडियो बना दिए थे। इसको लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। अच्छाई खराबी अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, लेकिन फिर भी इस विधेयक के शॉर्ट टाइम बहुत सारे फायदे थे, लेकिन लॉन्ग टाइम में लॉस था। कई लोग कहते हैं कि इस विधेयक के कई सारे फायदे थे, भाई हर चीज के कुछ फायदे कुछ घाटे होते हैं। ऐसा लगता है कि अगर इस विधेयक से किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा, तो जो कानून के तहत यहाँ लागू है वो ऑलरेडी 2006 से बिहार में लागू है। तो कौन सा बिहार के किसान बहुत आगे हो गए। दयनीय स्थिति आके बिहार के किसान को देखिएगा तो बेचारों का फसल सूख जाता है, साउथ बिहार का, नॉर्थ बिहार का बाढ़ में डूब जाता है, बहुत स्थिति खराब है। ये विधेयक में जो मेनली 3 चीजें थी कि कोई भी अब भंडारण रख सकता है, कितना भी रख सकते हैं। भैया किसान का रहने के लिए अच्छा घर नहीं होता है, कहते भी हैं घर टपकती थी उस किसान की, फिर भी वो बारिश के लिए दुआ करता था। तो किसान को अपना घर रखने का नहीं है, वो कहाँ से भंडारण कर पाएगा, तो ये तो अमीर लोग ही कर पाएंगे। दूसरा कहा गया कि आप कहीं का सामान कहीं भी बेच सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, बड़ा सा भी बड़ा किसान रहेगा ना, गांव का बहुत बड़ा भी किसान यूपी बिहार महाराष्ट्र में रहेगा, तो उसके पास 200 से 300 बोरे ही अनाज हो पाएगा, यानी 1 ट्रक हो जाएगा। अब बिहार का किसान अगर 1 ट्रक अनाज अगर दिल्ली में अच्छा दाम मिल रहा है ले जाएगा दिल्ली बेचने, तो उसको 80,000 किराया लग जाएगा। भैया 10,000 का प्रॉफिट के लिए वो 80,000 किराया देने जाएगा, तो फिर यहाँ फायदा बड़ी कंपनियों को ही होगा। तो दूसरा कहा गया कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है क्या कि किसान बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात नहीं कर पाए। एक बेचारा किसान बैंक में अच्छा से खाता नहीं खुलवा पाता है, उसे कह दें KYC लाइए तो पूछने लगता है भैया फॉर्म भर दो, फॉर्म भर। बहुत स्थिति है इस टाइप का, और बड़ी बड़ी कंपनियां थोड़ा सा मनमानी ज्यादा कर देती हैं, ये ऑफर देंगी, ये देंगी, टर्म्स एंड कंडीशन इतना लगा देंगी कि किसान फंस जाएगा इसमें। हालांकि ये चीजें हैं, ये इतना खराब भी नहीं था यहाँ पे। ओवरऑल सबसे बड़ा डिमांड किसानों का क्या है, MSP।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मतलब कम से कम हमारी फसल का कितना रुपया दी जाएगी, यही मेन मुद्दा होना चाहिए गवर्नमेंट के पास भी। अब गवर्नमेंट की भी एक मजबूरी है, गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसे बहुत ज्यादा हैं, गवर्नमेंट का खर्च बहुत ज्यादा होता है, लाखों करोड़ों का खर्च आता है बजट का। किसानों के लिए उतना पैसा नहीं है, हमारी सेना को अच्छा से बजट नहीं मिलता है, सेना को जितने पैसे दिए जाते हैं उसका 70% तो सैलरी और पेंशन में चला जाता है, 30% तो मॉडर्नाइजेशन में जाता है। अब सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि किसानों को उचित दाम दे सके, वरना हमको क्या मतलब बनता है कि हम अपना सामान लुधियाना बेचें कि पंजाब बेचें, क्या मतलब बनता है? हमको ये बताइए कि किस रेट में बेचना चाहिए। तो अभी भी एमएसपी पे कोई डिसीजन नहीं लिया पाएगा, और रियलिटी यही है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि किसानों का एमएसपी पे वो दाम खरीद सके। तो कम से कम एटलीस्ट एक दाम तो फिक्स कर देना चाहिए ना। अब जैसे टाइगर बिस्किट है या पार्ले जी बिस्किट है, गवर्नमेंट थोड़ी कहती है कि आप दिल्ली में बेचिए चाहे महाराष्ट्र में बेचिए, उसने तो दाम फिक्स कर रखा है, वैसे ही होना चाहिए। तो अभी भी किसानों का कहना है कि भैया हमारा अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, आपने एक विधेयक लाया था, बड़ा तामझाम से विधेयक वापस गया है। हमारा मेन मांग मतलब किसानों का मेन मांग क्या है? एमएसपी। और रियलिटी भारत में किसानों की बहुत दयनीय स्थिति है, किसानों को बस एक जगह फायदा होता है सब्जी में, और वो भी मतलब ठीक ठाक मिल गया तब, वरना ये भी खराब हो जाता है। लेकिन वैसे भी देहात में कहा जाता है कि नौकरी में सरकारी और खेती में तरकारी फायदा करता है, सब्जी में थोड़ा किसानों को ठीक ठाक फायदा हो जाता है। और इस पे गवर्नमेंट एमएसपी भी नहीं देती है, इस पे कोई कृषि कानून भी नहीं लगते हैं, तो आखिर इस पे फायदा क्यों हुआ? क्योंकि इसका एक अच्छा रेट मिल जाता है। तो किसानों को ओवरऑल विधेयक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसानों को प्रॉब्लम है कि उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिलना चाहिए। अब आप ये छोड़ दीजिए कि वियतनाम बेचना है कि जापान, आप रेट बताइए, वो किसान अपने से बेच लेगा। तो कहा जा रहा था विधेयक में कि आप यहाँ भी बेच सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। अरे भैया बेचेंगे कितना में ओवरऑल, इसका कहीं स्पष्ट चर्चा नहीं था। सब्जी भी बर्बाद हो जाती है। आंध्र प्रदेश का एक बार था कि टमाटर जो था 1.5 रुपये किलो बिका था, तो बेचारा क्या करेगा, किसान फेंक के चला जाता है। तो कभी कभी किसानों की भी दुर्दशा बहुत खराब है। तो फाइनली इस विधेयक को वापस लेने की घोषणा कर दी गई है और नेक्स्ट सत्र में इसे वापस ले लिया जाएगा।